Hello everyone, welcome to class number 2 on biofuels, national policy on biofuel and biofuel alliance. देखो उस दिन हमने क्लास की थी, उसके जस्ट नेक्स्ट डे अ क्वेश्चन केम ऑन थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. तो आई थिंक एल्गी वाला जो मैंने बताया था कि एल्गी कैसे बायो रिएक्टर्स वगैरह में बना के एल्गी एल्गी को जो कल्चर करते हैं, ओके उनका आप यूज कर सकते हो. उसमें हमने डिसएडवांटेजेस भी बात की थी. डिसएडवांटेजेस हमने क्या बात की थी? दैट स्पेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लैंड टू सेट अप, और उससे क्या होता है फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं. तो इसी तरीके से ऑल राइट, बहुत सारे क्वेश्चन GS3 का भी हम डिस्कस करेंगे जैसे हमने कल किया था GS1 का. इट वाज अ वेरी वेरी इजी पेपर. ओके, सो एनीवेज, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018. सो ये जो पॉलिसी है 2018 वाली, ओके इसमें एक अमेंडमेंट भी आया है, लेकिन जो ओरिजिनल पॉलिसी है मैं वो पहले बता देता हूँ. सो जो आपका ओरिजिनल पॉलिसी है, इट इज एम्ड एट टेकिंग फॉरवर्ड द इंडिकेटिव टारगेट ऑफ अचीविंग 20% ब्लेंडिंग. क्या करना है भाई? 20% ब्लेंडिंग विद फॉसिल बेस्ड फ्यूल बाय 2030. इसमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज द पैरामाउंट रीजन. इट्स ऑफ पैरामाउंट कंसर्न, क्योंकि हम क्या है कि एक एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है. अब बहुत सारे तेल बेचने वाले कंट्री पे हम डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या था कि 2030 तक हमारी टारगेट थी. 2018 में हमने बनाया था ये, और 2030 में हमारा टारगेट था कि 20% हम ब्लेंड कर लेंगे. ओके, और वो आई थिंक पहले ही हो जाएगा. वी आर वेल अबव आर टारगेट ऑफ 2030. सो उसमें ये करना क्यों रहता है? ठीक है, सपोज 100 लीटर्स ऑफ फ्यूल है, तो गोइंग बाय दिस टारगेट 100 लीटर्स में से 100 लीटर्स प्योर क्रूड नहीं रहेगा. उसमें से अब हमें सिर्फ 80 लीटर्स मंगाना होगा बाहर से, और उसके बाद 20 लीटर्स हम डोमेस्टिकली बना सकते हैं. ये पता है बहुत सिमिलर है. जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 में था, तो आपको पता है ना, रशिया के साथ जब उसका वॉर हुआ था, तो दे वांटेड द कॉकसस में जो ऑयल फील्ड्स होते हैं, अजरबैजान के ऑयल फील्ड्स जो होते हैं, दे वांटेड दैट बिकॉज जर्मनी के पास ऑयल फील्ड्स नहीं थे अपने. तो जर्मनी उस समय यही चीज करती थी, जर्मनी सिंथेटिक ऑयल बनाती थी, और ये सिंथेटिक ऑयल उसके टैंक्स को पावर करता था. सो उसी तरीके से एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज, जो जैसे जर्मनी में उतने तेल नहीं मिलता है, उतना तेल उनको बहुत जरूरत थी, तो उसी तरीके से इंडिया इज ऑल्सो अ एनर्जी पुअर कंट्री इन दैट रिगार्ड. तो उसके उसी तरीके से एथेनॉल ब्लेंडिंग मेक्स सेंस फॉर अस. एक तो फॉरेक्स बचाएंगे, जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स बैलेंस हो जाएगा. देन पॉलिसी इंटेंड्स टू इंश्योर द एडिक्वेट एंड सस्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फीड स्टॉक फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन. जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए डोमेस्टिक फीड स्टॉक चाहिए, जैसे कल हमने डिस्कस किया ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन. तो अभी मेजरली हम फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन फीड स्टॉक में ज्यादा हैं, और गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर सेकेंड जनरेशन फीड स्टॉक. कैन यू टेल मी सेकेंड जनरेशन सोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? सेकेंड जनरेशन, हाँ वेरी गुड यार, मोलासिस, वेस्टेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, दिस विल कम. ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी ज्यादा उसको पुश कर रही है. इफ यू रिमेम्बर, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी था, रॉटन बीट रूट वाला क्वेश्चन, याद है आपको? दिस 6-7 आपको वो दे दिए गए थे, 7-8 ऑप्शंस वेयर देयर, और उसको हमने किया भी था प्रीलिम्स. जब हम प्रीलिम्स वाला कोर्स कर रहे थे, तो उसमें हमने किया भी था. ओके, सो डोमेस्टिक फीड स्टॉक फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, उसका अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे, उसका प्रोक्योरमेंट, आप उसको कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि प्रोक्योरमेंट उसका सोर्सेस बना रहे. उससे फार्मर्स का जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा. पहले फर्स्ट जेन में क्या प्रॉब्लम थी कि फार्मर हैड टू चूज. फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम क्या थी? दैट फार्मर हैड टू चूज कि मैं अपना जो शुगर केन है या वॉट एवर स्टार्च बेस्ड मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैं कहाँ दूं? शुड आई गिव इट इन दी मंडी वेयर इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द जनता, और शुड आई गो टू द एथेनॉल फैक्ट्री एंड वहां पर मैं सेल करूं? लेकिन सेकेंड जनरेशन उसमें क्या है, दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन. फार्मर जो अपना वेस्टेज है, उसको जो वो फेंक देता था या कहीं उसको दबा देता था, उसको भी बेच के 15-20 रुपए टन कमा सकता है. ओके, टन टन इज लाइक 1000 किलोज ना, क्विंटल होगा फिर. आई थिंक एक क्विंटल इज लाइक 100 किलोज.
Yes. So this policy clearly exhibits the center's push towards strengthening the energy infrastructure of the country. अपने country के जो energy infrastructure है, sustainability का agenda हमारे लिए बहुत important है. कुछ कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी ओके इट माइट बी अ जियोपॉलिटिकल टूल, उनके लिए कुछ और हो सकता है. इंडिया के लिए एक्चुअली में जरूरत है. आप जब देखते हो कि मोदी जी इतना सोलर सोलर बोलते रहते हैं, सोलर करेंगे, गडकरी जी एथेनॉल बोलते रहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? अरे जेन्युइन हमें दिक्कत है. देयर इज अ जेन्युइन इशू ऑफ एनर्जी. आप एनर्जी का इशू इंडिया में अभी का एनर्जी का इशू नहीं है. इंडिया में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह का आप पढ़ोगे, सोशोलॉजिस्ट का पढ़ोगे, जिन्होंने इंडिया पे रिसर्च किया है, सो दे वेर ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया जो है इट वाज ऑलवेज एन एनर्जी पुअर कंट्री. मैंने आपको एग्जांपल दिया था काऊ का दिया था मैंने एग्जांपल. व्हाई काऊ इज सेक्रेड? गौ माता क्यों सेक्रेड है हमारे लिए? उसके पीछे ठीक है, देयर इज अ पुराणिक रीजन एज वेल. पुराण में क्या दिया हुआ है दैट इज अलग. बट यहाँ पर क्या है, अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो गौ गौ माता इज अ नेसेसिटी फॉर इंडिया बिकॉज वी आर एन एनर्जी पुअर कंट्री. नेट जो गाय होती है दैट इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ. खाने से लेके ओके वट एवर द डंग दैट कम्स आउट, एवरीथिंग इज एनर्जी फॉर इट, है ना? यस. सो ये बायोफ्यूल उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंडियन एथोस से बहुत ज्यादा लिंक्ड है. ओके. So this is a very natural move for us. This biofuel is a very, very, very natural move for us. Yes. Benefits क्या क्या है बायोफ्यूल पॉलिसी का? कंट्री का जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे वो कम होता है, क्लीनर इन्वायरमेंट प्रमोट होता है, रिडक्शन इन बर्निंग ऑफ क्रॉप्स. ऑब्वियसली पराली जलाने के वजह से दिल्ली बिकम्स अ गैस चेम्बर. ऐसे कहा जाता है कि हर दिल्लीइट का 8 साल कम हो रहा है लाइफ से. इफ यू वेर टू लिव टिल 80, नाउ यू विल लिव टिल ओनली 72 और 70 years. तो ये भी एक बड़ा इशू है. तो पराली जलाने से बेटर है दैट आप उसको बायोफ्यूल वालों को दे दो एंड दे विल गो एंड कन्वर्ट इट इनटू बायोफ्यूल यूजिंग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, है ना? The reuse of cooking oil prevents grave health hazard. However, it's a potential feedstock. तो ये बहुत बड़ा इशू है. रीयूजिंग ऑफ ऑयल. जो समोसे खाते हो ना, 10 रुपए 12 रुपए वाला गुमटी वगैरह पे जो समोसा मिलता है, तो आपको फ्रेश डाल के ऑयल नहीं बना के देता है. व्हाट दीज पीपल डू इज दैट दे गो टू रेस्टोरेंट्स एट 9 and 10 PM. जब रेस्टोरेंट्स, जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका जो क्लोजिंग टाइम होता है, और तेल बेचते हैं रेस्टोरेंट्स, एंड दीज पीपल बाई दैट. तो रेस्टोरेंट्स को भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है यार, उनको मत बेचो. एंड व्हाई यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द जनता? गो एंड सेल दिस ऑयल, कुकिंग ऑयल, whatever that is left at the end of the day to maybe a depot, जहां पर जाके वो फिर एथेनॉल एथेनॉल या जो भी बायोफ्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. नॉट एथेनॉल बट जो भी बायोफ्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है. इफ यू आर कन्वर्टिंग समथिंग टू एनर्जी, तो डंप्स नहीं बनेंगे. गाजीपुर, आपको पता है ना गाजीपुर लैंडफिल? यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ गाजीपुर, जो दिल्ली में है लैंडफिल जो है? पता है क्या हुआ था? आई वाज गोइंग एंड माय फ्रेंड वाज ड्राइविंग. मैं फ्रेंड के साथ कहीं उस तरफ जा रहा था जहां पर दिल्ली में गाजीपुर है. एंड नहीं पता मैंने दूर से क्या बोला, देख भाई अरावली आ गई. वो हंसने लगा है ना. आई आई मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहा है. मेरे को दूर से लग रहा था अरावली है. एंड व्हेन आई केम पास, उसके पास गया मैं, व्हेन आई केम क्लोजर, देखा कि भाई माउंटेन के ऊपर नंगू पंगू बच्चे, और वो बड़ा सा ट्रक वो डंप कर रहा है और नंगू पंगू बच्चे घूम रहे हैं. एंड आई वाज लाइक डैम, भाई ये क्या है? ओके, वो दैट वाज अ शॉक टू माय सिस्टम. आई आई लेजिटली सेड दैट हम अरावली आ गए हैं. दूर से अरावली लग रही थी, वो इतनी बड़ी हो चुकी है दैट गाजीपुर. तो ये सब चीजें नहीं होंगी. म्यूनिसिपल का जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है, इन सब इस सब में हेल्प करेगा. ठीक हो? जो बायोफ्यूल है वो उस दैट इज नॉट अ पेनेशिया कि ठीक है आज बायोफ्यूल बनाया कल गाजीपुर खत्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा. ओके, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सर्टेन मैनर. Then there are technologies available that can convert waste plastic in the municipal solid waste to biofuels. बिल्कुल है. सिंगापुर, आपको पता है सिंगापुर में हम लोग के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह गए थे, तो पता है आपको सिंगापुर जो सिटी है उसके बाहर में देयर आर मैसिव इंसिनरेटर्स. बड़े बड़े इंसिनरेटर्स हैं.
और वो जो सिंगापुर के इंसिनरेटर्स हैं, आज तक सिंगापुर में कोई भी वट एवर गार्बेज यू क्रिएट, इट इज कन्वर्टेड 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. There is no landfills there, there is no dumping, there is nothing, everything is converted to energy or recycled. रिसाइकलेबल है तो रिसाइकिल होगी, नहीं तो जैसे सिंगापुर सिटी, सपोज दिस इज सिंगापुर सिटी, तो बड़े बड़े इनलेट्स टाइप के ऐसे ऐसे लगे हुए हैं और दे कनेक्ट टू बिग बिग इंसिनरेटर्स, मतलब उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो बाहर में अवेलेबल है, तो इंडिया भी उसको यूटिलाइज कर सकती है. Then the process of production of biofuels will aid in the creation of jobs, obviously. और jobs का मतलब ये नहीं है कि मजदूरी. When इतने हेवी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो वाइट कॉलर गुड इनकम जॉब्स भी क्रिएट होंगी. इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी. यू विल रिक्वायर इंजीनियर्स ऑल्सो, यू विल रिक्वायर लेबर्स ऑल्सो. तो सभी का अक्रॉस द स्ट्रेटा भला होने वाला है. Conversion of surplus grains and agriculture biomass can help in price stabilization as well, and thereby additional source of income हो सकता है farmers के लिए. तो वो जो dumping होती है, ग्रेन्स की डंपिंग वगैरह चलती रहती है कि 2 रुपए में ग्रेन्स बिक रहा है, 5 रुपए में, सीजन नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी अगर हम बायोफ्यूल्स को अग्रेसिवली प्रमोट करें, स्पेशली सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स. और ये अगर आप देखोगे तो नेशनल पॉलिसी ये डायरेक्टली भारत पेट्रोलियम के वेबसाइट से लिया गया है. वट एवर द टारगेट्स आर, कि एक इंडिकेटिव टारगेट्स है 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल. मतलब 20% एथेनॉल डाला जाएगा पेट्रोल में और 5% बायोडीजल डाला जाएगा किसमें, डीजल में, बाय 2030. उससे पहले ही कर लेंगे हम. बहुत एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, द गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव ऑन दिस फ्रंट. देन इसमें क्या क्या है, एक नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बनाया जाएगा. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा. एक बायोफ्यूल, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये ध्यान से देखो, अभी इस पे हम डिस्कशन करेंगे. एनबीसीसी होगा, और एनबीसीसी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये होगा. ठीक है, यस, टारगेट हैज बीन अपडेटेड बाय 2025, से पहले ही हो जाएगा. आई थिंक नेक्स्ट ईयर, बाय लेट नेक्स्ट ईयर विल बी एबल टू डू इट. ओके. बायोडीजल प्रोडक्शन नॉन एडिबल ऑयल सीड से, जो लोग खाते नहीं है, तो उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगी. डायलेमा जो एक किसान को रहता था वो नहीं रहेगा. ऑलराइट, यस. और कैटेगराइजेशन होगा बायोफ्यूल में, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो कि एल्गी बेस्ड है, जो आपको लिखना था एक्चुअली. ऑलराइट, जो आपको लिखना था. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें दिया हुआ है. दिस इज गिवन इन दी नोट्स एज वेल. व्हाट आर दी अमेंडमेंट्स, तो 2022 में अमेंडमेंट्स हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक और चीज है, ध्यान से सुनना, आई विल टेल यू समथिंग. जब भी किसी भी एक्ट का अमेंडमेंट होता है, पुराने एक्ट का अमेंडमेंट, मान लो 1972 का, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका आया था अभी अमेंडमेंट एक्ट 2022 में. देन देयर वाज दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रूल्स बने थे. देन इसका जैसे ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी एनबीएफ का है. तो ये सारे का जब अमेंडमेंट बनता है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कभी मत पढ़ के जाना, दैट विल बी अ ब्लंडर. उसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम, 15-20 मिनट अपना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. पीआरएस का नाम सुना है आपने, आई थिंक एवरीवन हैज हर्ड अबाउट पीआरएस. तो पीआरएस में अगर आप जाओगे, पीआरएस लेजिस्लेटिव करके एक वेबसाइट है, पीआरएस में जाके आप जो बेयर एक्ट्स होते हैं उसको जाके आप रीड कर सकते हो. तो व्हाट विल हैपन इन पीआरएस इज दैट, पीआरएस वाले क्या करते हैं कि खुद समरी दे देते हैं. आपको किसी कोचिंग का मुंह देखने की जरूरत नहीं. यू जस्ट गो टू पीआरएस, और पीआरएस लेजिस्लेटिव में जाके कर सकते हो, आप पूरा पढ़ सकते हो समरी के थ्रू. यू डोंट नीड टू रीड ऑल दी बल्कि डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पीआरएस के वेबसाइट पे मिल जाएगा, नोट्स बना लेना, एक पतली सी कॉपी रखना, उसमें लिख देना अमेंडमेंट्स एंड बिल्स एंड एक्ट्स, और उसको लिख लेना. दैट विल बी बेनिफिशियल इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. बिकॉज मेंस में क्या करता है यूपीएससी, इस साल तो चलो आसान आ गया था, बट व्हाट विल हैपन इज दैट कि किसी एक पॉइंट को पकड़ लेगा. सपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल में डेटा फिडुशियरीज हैं, अब डेटा फिडुशियरी से क्वेश्चन स्पिन कर देगा. आपने पढ़ा है डेटा प्रोटेक्शन अमेंडमेंट,
You have read data protection amendment, लेकिन you are unable to answer question on data fiduciary because आपने ऊपर ऊपर से किसी करंट अफेयर्स मैगजीन से पढ़ा है. तो पीआरएस जाओ, अभी बेयर एक्ट वगैरह देख लेना आफ्टर दिस क्लास, थोड़ा सा आइडिया ले लेना, और धीरे धीरे करके मे बी वंस अ वीक, ओके, ट्वाइस अ वीक ऐसे कर करके आप एक पतली कॉपी में नोट्स बना सकते हो. दैट विल सर्व यू वेरी वेल. ओके, नाउ अब हम खुद बात कर लेते हैं अमेंडमेंट क्या क्या थे. सो 2022 के अमेंडमेंट थे. तो मोर फीड स्टॉक्स, उसमें क्या इंफोसिस दिया गया? मोर फीड स्टॉक्स. वन ऑफ द अमेंडमेंट इज दैट द गवर्नमेंट विल अलाउ मोर फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. तो पहले एक इशू रहता था कि फूड सिक्योरिटी वर्सेस बायोफ्यूल प्रोडक्शन. तो अब सिंस गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग न्यू एंड न्यू जनरेशन ऑफ फ्यूल्स, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है. एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, इंस्टेड ऑफ 2030 अब क्या कर दिया गया? 25-26. उससे पहले ही हो जाएगा. टारगेट भले 25-26 है, लेकिन उससे पहले ही 20% ब्लेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी. अभी आई थिंक कितना हम पहुंच गए वीएस? 10-12% आई थिंक वी हैव रीच ना. 10-12% जितना मेरे को नॉलेज है, वी हैव ऑलरेडी रीच 10-12%, एंड इन सम केसेस हम 20% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऑल्दो पैन इंडिया नहीं हुआ है. ऑलराइट, पीआरएस के साइट पे जाना और यू विल गो एंड फाइंड दैट थिंग. वहां पर आपको पीआरएस में ना लेजिस्लेटिव बिल्स वगैरह मिलेगा. मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है? आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन द मेन ग्रुप. वहां पर चैनल पे देख लेना एंड देन यू कैन गो एंड सर्च फॉर योरसेल्फ. एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अपडेट किया गया है. इट विल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द कंट्री अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम in the SEZs या EOU. What is EOU? Export Oriented Units. तो स्पेशल SEZs एंड स्पेशल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडिया में बायोफ्यूल बनाओ, बाहर बेचो. तो दिस विल बी द बिगेस्ट आयरनी ऑफ द मिलेनिया, दैट एन एनर्जी पुअर कंट्री इज नाउ सेलिंग एनर्जी. ऐसे ऑलरेडी ये आयरनी फुलफिल हो चुकी है बिकॉज द रिलायंस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इन द वर्ल्ड. रिफाइनरी हम रशियन ऑयल को व्हाइट वॉश करके जो दे रहे हैं, एंड यूरोप इज बाइंग, व्हाइट वॉश तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बिकॉज यूरोप इज विलिंगली बाइंग दोज ऑयल. लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो तो सऊदी सऊदी हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. रिलायंस का जो सऊदी अरामको है, दैट हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर इन जियो पेट्रोलियम, जो मतलब मुकेश अंबानी का रिलायंस पेट्रोलियम है. ओके, देन न्यू मेंबर टू द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी. नए मेंबर की जरूरत पड़ेगी. गवर्नमेंट नए मेंबर को लेके आएगा. और ये नए मेंबर क्यों लेके आएगा? बिकॉज दे आर डोमेन एक्सपर्ट्स. वो अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो ये चीज आप ध्यान रखना. एनबीसीसी was constituted under the chairmanship of Minister Petroleum and Natural Gas. तो ये जो एनबीसीसी है, ये किसके चेयरमैनशिप के अंदर है? मिनिस्टर पेट्रोलियम नेचुरल गैस. प्रीलिम्स का फैक्ट है, यूपीएससी आपको बोल देगी सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस या मिनिस्टर एमओईएफसीसी. एमओईएफसीसी जानते हो ना? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज बाद में ऐड भी हो गया था. तो इस टाइप की चीजें यूपीएससी पूछती रहती है. यस, एनबीसीसी हैज मेंबर्स फ्रॉम 14 अदर मिनिस्ट्री. 14 अदर मिनिस्ट्री से एनबीसीसी के मेंबर्स होते हैं. तो जो पैन मशीनरी स्टेक होल्डर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जैसे फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, आपका एमओईएफसीसी वाले हो गए, ओके, ऑल ऑफ दीज पीपल, डीबीटी वाले हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंसेस, ये सारे आके, ओके, दे विल ऑल्सो हेल्प एनबीसीसी को, जो आपका नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेट करेंगे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड्स टू दिस थिंग. देन एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल, बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट अभी एक एक्सपोर्ट पे भी परमिशन विल बी ग्रांटेड. एक्सपोर्ट पे फोकस बढ़ गया है. अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट? सो दिस विल बूस्ट मेक इन इंडिया ड्राइव. ऑब्वियसली इंपोर्ट कम होगा तो मेक इन इंडिया बेटर होगा. एसईजेड्स बनेंगे, ईओयूज बनेंगे. आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत इन विच स्फेयर? एनर्जी सिक्योरिटी. वी प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है दैट इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047. ओके, देन इट विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. जैसे अभी मैंने बताया आपको, वही पॉइंट्स है जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वाले. अब दिस वाज एन आर्टिकल बाय रम्या नटराजन, एंड दिस आर्टिकल यू कुड हैव फाउंड इन, आई थिंक द हिंदू का आर्टिकल है, और इसका मैंने पॉइंट्स आपको चैनल पे भेज दिया है. तो लेट अस जस्ट सी. सो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं बायोफ्यूल का क्या है.
तो शी इज सेइंग दैट इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट आर दोस चैलेंजेस, कैन यू रीड दिस? ये आपको दिख रहा है चैलेंज जो मैं जूम कर रहा हूँ? आर यू गाइस एबल टू रीड दिस? यस, ओके, परफेक्ट। तो ये कह रही हैं कि बायोफ्यूल इज सिनोनिमस विथ व्हाट? बायोफ्यूल इज सिनोनिमस विथ फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। और फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल वगैरह में क्या दिक्कत आती है? फूड सिक्योरिटी हैम्पर करता है। और जो अपना पॉलिसी टारगेट है 2025-26 का 20% ब्लेंडिंग वाला, that is expected to be met almost entirely by the first generation ethanol. This is disastrous. In some ways, this is disastrous and might not be something that we should be entirely proud of. ठीक है, 20% blending कर ली, लेकिन at what cost? Okay. Then second generation ethanol, which is made from crop waste, is unlikely to contribute much. So that is one problem that is India facing here. उसके बाद शी इज आस्किंग कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का क्या होगा? व्हाट अबाउट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन? आप शुगर केन उगा रहे हो फॉर द सोल पर्पस ऑफ बायोफ्यूल, लेकिन उससे क्या हो रहा है? आपका जो पानी है, वाटर टेबल है, दैट इज गोइंग डाउन। अफ्रीका में लैंड खरीद के वो भाई कोलोनियलिज्म आप करोगे ना। दैट इज हाउ कोलोनियल्स, आप अगर देखोगे वेस्ट इंडीज, कैरेबियन, ओके, लिटरली यू आर एडवोकेटिंग कोलोनियलिज्म बेसिकली। ओके, based nonetheless. Okay, groundwater depletion implication of growing sugarcane are well known. ठीक है, this is good. और उसका फूड सिक्योरिटी भी है। शुगर केन शुगर बनाने में यूज नहीं हो रहा है, शुगर केन एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है। गरीब क्या खाएगा? 80 रुपए की चीनी, 100 रुपए की चीनी। ओके, दैट इज प्रॉब्लम। देन इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो गया। देन इंडिया का जो क्रॉप ईल्ड है वो ऑलरेडी स्टैग्नेट हो चुका है, आप उसको और ज्यादा स्टैग्नेट कर दोगे इफ यू आर गोइंग टू डाइवर्ट लैंड। इफ यू आर गोइंग टू डाइवर्ट लैंड, तो यू आर ऑलरेडी गोइंग टू लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ आर क्रॉप ईल्ड। ओके, देन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन 2040 से 21 के बीच में ये ट्रिपल हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रेट है, दैट विल ट्रिपल। और आपको पता है ना कि इंडिया इज ऑलरेडी द नंबर वन ग्राउंड वाटर इरिगेशन कंट्री, ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन कंट्री। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और प्रॉब्लम है, जीएचजी एमिशन। आपने शुगर केन उगाना शुरू किया फॉर बायोफ्यूल, बट व्हाट विल हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप जीएचजी एमिशन बढ़ाओगे। ओके, एक और प्रॉब्लम है इंडिया में कि सरप्लस शुगर प्रोडक्शन। तो यहां पर वो बोल रही है कि ये ठीक है, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, दैट जो सरप्लस शुगर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है अपना, वो टैकल हो सकता है। ओके, दैट कैन बी टैकल्ड यूजिंग दिस थिंग। एक्सेस शुगर केन है, रादर देन कन्वर्टिंग इट टू शुगर, हम उसका एथेनॉल बना सकते हैं। वहां पर एक शी हैज कंसीडर्ड दैट एक अच्छी बात हो सकती है। ओके, और उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स बनाओ। सस्टेनेबल बायोफ्यूल किससे बनता है? फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यूज एंड अदर वेस्ट। और वो क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका वाटर फुटप्रिंट और जीएचजी फुटप्रिंट बहुत कम होता है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उनसे, और जो वाटर बनता है, दैट इज वेरी वेरी लो। ओके, दैट इज वन प्रॉब्लम। Then Global Biofuel Alliance is a good move according to her. Then she says कि sustainable biofuel production needs to be triple by 2030 to fuel modes that few other mitigation option. ये एक और प्रॉब्लम है दैट फॉसिल फ्यूल का जो एक्सट्रैक्शन है उसके वजह से हमारा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला जो अग्रीमेंट था, ऑलराइट, पेरिस अग्रीमेंट है, उसके जो एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, उसमें हेल्प करेगा बायोफ्यूल हमें अचीव करने में। ओके, एंड देन देयर नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या हो रहा है, आई विल शो यू कि बहुत दूर दूर है, तो फार्मर अप्रोच नहीं कर पाता है। सपोज फार्मर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, ओनली रिच फार्मर्स हु कैन ट्रांसपोर्ट देयर रेसिड्यूज एंड ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप्स कैन एक्सेस दिस सेंट्रलाइज्ड बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
ऐसे फार्मर्स जिनका जो उतने जिनका इनकम नहीं है, दे डोंट हैव दैट मच इनकम, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो वी नीड टू डिसेंट्रलाइज बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मर्स के पास आए, ना कि फार्मर्स बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक जाएं। सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, यू कैन गिव a read. Okay, so I have just explained the important points from it. बाकी बोल बच्चा नहीं है, that's a good move and that. लेकिन अगर आप जाओगे चैनल पे तो वहां पर भी मैंने सेम चीज को रिटन फॉर्म में दे दिया, तो रिवाइज कर सकते हो आप। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे। सो दिस वाज द ओपनिंग लॉन्च। ओके, so this is नरेंद्र मोदी जी, Joe Biden and Miss Meloni from Italy. So it was launched on the occasion of G20 summit. Total of 19 countries and 12 international organizations have agreed to join the alliance, including both G20 members and non-member country. दोनों G20 मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं और नॉन मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। ये याद रखना, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक मेंबर नहीं होगा, या आपको एक ऑप्शन में 4 कंट्री का पेयर्स दे देगा कि इसमें से कौन सा बायोफ्यूल अलायंस का मेंबर है। तो उस तरीके से प्रीलिम्स में आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। India, Brazil, or US are the founding members of the alliance. Okay, this, I think this question also I have given you in the MCQ form in the group. Then member countries intend to facilitate cooperation on a voluntary basis. ये voluntary होगा, किसी भी तरीके का बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट दिस मेंबर हैज टू प्रोड्यूस दिस मच ओनली। दिस इज अ प्रीलिम्स ट्रैप, ऑलवेज रिमेंबर। एक मैं बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अलायंस, ओके, इस टाइप का अगर कन्वेंशन, लास्ट में अलायंस लिखा रहे, कन्वेंशन हो, ओके, इस टाइप की चीजें हो, तो अलायंस विल ऑलवेज बी वॉलेंटरी। अलायंस जो होता है, इट विल ऑलवेज बी वॉलेंटरी। ओके, और जो कन्वेंशंस होता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलेंटरी, बाइंडिंग नहीं होता है। और अग्रीमेंट जो होता है, जहां पर कुछ साइन किया गया है, यहां पर भी साइन किया गया, बट वहां पर बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन होता है। ओके, कि आप अगर नहीं करोगे तो इट इज बाइंडिंग, और अगर आपने अपना जो टारगेट्स है उसको फुलफिल नहीं किया, so it is going to cost you some or the other penalties. Okay, so which is good? आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है, वॉलेंटरी अग्रीमेंट्स और नॉन वॉलेंटरी अग्रीमेंट्स? कौन से अग्रीमेंट्स बेटर होते हैं? लैटर, नॉन वॉलेंटरी, मतलब जो बाइंडिंग होते हैं, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी या नॉन वॉलेंटरी? Just give me whatever is coming to your mind, give me, then I'll tell you one simple fact. Okay, answer is, आंसर इज इट इज वॉलेंटरी फॉर द सिंपल रीजन दैट अगर आप किसी अग्रीमेंट को बाइंडिंग बनाओगे, तो इट हैज बीन द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दैट कंट्रीज रादर देन फेसिंग पेनल्टीज, वो कंट्रीज उसको लीव कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनसे सपोज नहीं हो रहा है। मान लो कि कभी कभार क्या होता है ना, कि यू सपोज आपको $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सम वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ सम फॉरेस्ट, $10 बिलियन, लेकिन आपकी कंट्री क्राइसिस में चल रही है। In that case, voluntary agreement is good because the member can apologize and it can say कि that okay, this is a mistake, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, and हम बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन जब बाइंडिंग होता है, बट एक और उसमें देखो कि वॉलेंटरी में द मेंबर विल स्टिल स्टे इन दैट अलायंस और द कन्वेंशन, दे आर गोइंग टू स्टे इन दैट अलायंस। हो सकता है 5 साल के बाद उस कंट्री का अगर माली हालत अच्छी हो जाए तो दे कैन इन्वेस्ट मोर, बट मान लो कि अगर बाइंडिंग है एंड दे आर टेकिंग पेनल्टीज फॉर वायलेशन और उस कंट्री की हालत अच्छी नहीं है, तो द कंट्री इज विल रादर देन फेसिंग अप टू द चार्जेस, दे आर गोइंग टू लीव, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। अगर आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल को स्टडी करोगे, आप अमेंडमेंट वगैरह को आप स्टडी करोगे, तो यू विल फाइंड लाइक दिस। ओके, हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स लाइक अग्रीमेंट में नहीं। देखो एक और बात बताता हूँ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स अग्रीमेंट, तो वहां पर उसको इन्फोर्स करने के लिए यूएस रहता है। उस टाइप के अग्रीमेंट के लिए यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ऐसे नहीं कह सकते हो कि ठीक है मैं इसको नहीं साइन करूंगा और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करूंगा, फिर यूएस आपके टेरिटोरियल वाटर्स में वो अपना जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क कर देगा, एंड दे विल से कि करो, नहीं तो
I will start bombing you. That is another thing. But when it comes to matters of environment, I'm exclusively talking about matters of environment and non-military things. MTCR जैसे है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, ये सब जो है, ये सब पे तो चलो यूएस है आपका, जो नेटो है, दैट इज देयर टू पुलिस यू कि भाई तुम्हें ये सब हरकत मत करो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट सैंक्शनिंग यू और बॉम्बिंग यू इन वर्स्ट केस. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट मैटर्स लाइक मे बी हेरिटेज, कल्चर, इन्वायरमेंट, वहां पर वॉलंटरी होना ठीक है. बिकॉज हर कंट्री का हर समय इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होता है, प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं. एटलीस्ट दे विल स्टे विथ यू ना, बट इन दैट केस दे विल गो. 3 founding member of alliance, US, India and Brazil, contribute about 85% of the global production and 81% of the consumption of ethanol. तो ये जो 3 कंट्री है वो 85% ग्लोबल प्रोडक्शन को चर्न करती हैं अपने बॉर्डर के विद इन, एंड देन उसको 81% को कंज्यूम भी कर जाती है. तो वी आर, ये 3 कंट्री यूएस, इंडिया और ब्राजील जो है, these 3 country are the biggest producers and consumers alike. एक ही, 3 ही कंट्री सबसे बड़ी प्रोड्यूसर भी है और 3 ही कंट्री सबसे बड़ी कंज्यूमर है. तो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू बी द फाउंडिंग मेंबर्स. ओके. Apart from India, Brazil and US, other G20 member countries are Argentina, Canada, Italy और साउथ अफ्रीका. तो टोटल 5 यहां पर और 3 यहां पर, 3 + 5 8 कंट्रीज हैं आपके G20 के वहां से. ओके. देन बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई वेयर द G20 इनवाइटी कंट्रीज. लेकिन इन्होंने भी बोला है दैट वी आल्सो वांट, ओके, टू कम एंड ज्वाइन द बायोफ्यूल अलायंस. भाई यूएई वैसे क्यों कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज लाइक अपने पैर पैर पे कुल्हाड़ी मारना. बट एनीवेज, नॉन G20 कंट्री जिन्होंने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है आर दीज कंट्रीज. ओके. लेकिन मेंबर्स में, ओके, आपको यहां पर मिल जाएंगे. देन multilateral organizations have also pledged their interest. Multilateral organization का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है बिकॉज वो ग्राउंड पे काम करती हैं. उनका जो लोन्स वगैरह डिसबर्स होता है वो ग्राउंड पे इम्पैक्ट करता है. इट इम्पैक्ट्स दी ग्राउंड. ओके. सो दैट्स वाई इनका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है. तो इसमें वर्ल्ड बैंक आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एनर्जी फोरम, इरीना भी है इसमें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन. तो ये सारी चीजें हैं. ये बहुत फैक्चुअल है. ओके. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू, बट इसको मोर और लेस रटना होगा. रटोगे कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? यू आर गोइंग टू डू दैट थ्रू टेस्ट वगैरह. टेस्ट देते रहो. विजन वगैरह का जो टेस्ट सीरीज वगैरह आता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं. उसको देते रहो, याद हो जाएगा. डोंट पैनिक कि इतने 19-20 कैसे याद होगा मेरे को. डोंट पैनिक लाइक दैट. ये हो जाता है. ओके. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. जितना टेस्ट दोगे आप उतना आपको रिकॉल मेमोरी आपकी शार्प होती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू इट. 100% डुएबल है. यूनिडो का फुल फॉर्म क्या है? यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ID स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो. एक फीचर दिया गया लास्ट में, अपने जो अंडरस्टैंडिंग है आप अपने माइक्रो नोट्स लिख सकते हो. आप अपने माइक्रो नोट्स बना सकते हो और यहाँ पर आप जो भी अंडरस्टैंडिंग है लिख सकते हो और यू कैन रिवाइज एज वेल. ओके. तो आई होप क्लास पसंद आई आप लोगों को एंड यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव. योर बायोफ्यूल इज डन. 100% आपको बायोफ्यूल आपका कंप्लीट हो गया. डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग. जस्ट कीप एन आई ऑन अपडेट्स. अपडेट्स पे अपने आंखें रखना एंड नथिंग एल्स. आपका जो कोर प्रिंसिपल्स था दैट आर सॉर्टेड. ओके. हाँ, उनका इमेज चेंज चल रहा है. यू आर राइट. सऊदी एंड यूएई आर ट्राइंग टू चेंज देयर इमेज. ओके.